नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना त्यागी। एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के यूट्यूब मंच पर और आज प्रस्तुत कर रही हूँ एक और मार्मिक कहानी जिसकी लेखिका सुषमा चौहान जी हैं। तो प्रस्तुत करती हूँ सुषमा चौहान किरण द्वारा लिखित यह कहानी अपनी अपनी सोच। वर्मा, अस्पताल जाकर खिलखिलाना भूल गया है यार। ठीक तो है ना? सफाया ने पूछा। अरे भाई, इस बुढ़ापे में कहीं किसी नर्स वर्स को दिल तो नहीं दे बैठा? स्वभाव से मजाक किए मट्टू ने कहा। मौत के मुंह से बचकर आया है, शायद इसलिए गंभीर हो गया है, सिंह ने कहा। कुछ देर को सभी खामोश हो गए। सभी रिटायर्ड 65-70 के बीच सुबह शाम लंबी सैर और अपनेपन से बतियाते समय निकाल देते। इस उम्र में समय गुजारना भी यंत्रणा का काम होता है। सभी उच्च पदों से सेवानिवृत्त हुए हैं। अधिकांश के पोते पोती हॉस्टल की शोभा बढ़ा रहे हैं। बेटे धन कमाने की दौड़ में लगे हैं। बहुएं उनका सहयोग कर रही हैं। घर में बच्चे हैं वृद्ध और नौकर। जहाँ पति पत्नी दोनों हैं वहाँ तो फिर भी कुछ सुकून है, मगर जहाँ अकेले हैं वहाँ मन की घुटन निकाल ही नहीं पाते। जब बातें करने को बहुत से साथी थे तब समय नहीं था। अब समय है तो साथी नहीं है। अपने मजाकिया स्वभाव के कारण प्रसिद्ध इकराम ने चुहल करते हुए कहा, क्या वर्मा, इस बुढ़ापे में हमसे क्या छिपा रहा है? कौन ले गया तेरी हंसी? तभी सड़क के किनारे बनी पुलिया के सहारे वर्मा ने अपनी छड़ी टिकाई और बैठ गए एक गहरी सांस लेकर। यह वही पुलिया थी जहां ये वृद्ध अक्सर अपने भ्रमण का अंतिम पड़ाव रखते थे। बड़े बड़े मसले सुलझाते थे, राजनीति की बखिया उधेड़ते थे, अतीत में खोते थे, कभी मुस्कुराते और कभी रोते थे। वर्मा ने सबकी ओर देखा। सबकी नजरें उस पर ही टिकी थी। उन्होंने कहना शुरू किया, मैं 6 माह अस्पताल में रहा। तुम सभी आते रहे। शुरू शुरू में तो तुम लोगों का आना मुझे अच्छा लगता था, पर बाद में मैं सोचता कैसे कैसे कष्ट सहकर तुम लोग आते हो। जीवन में कई बातें हम 1000 बार पढ़ने या दूसरों के बताने पर भी नहीं जान पाते हैं, और कई बातें बिना कहे सुने समझ जाते हैं। जीवन भर विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान पढ़ाने पर भी मैं उतना नहीं समझ पाया जितना अस्पताल में बिस्तर पर पड़े पड़े चारों ओर के बीमारों को देखकर हमारा दिमाग वह देखने लगता है जो हमने कभी देखा नहीं, सोचा भी नहीं। मेरे बाईं ओर के बिस्तर पर एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, कैंसर से पीड़ित। 3 ऑपरेशन हो चुके थे। जैसा कि वही बताते थे कि हर ऑपरेशन के बाद डॉक्टर आश्वस्त होकर कहते, अब आप चिंता मत कीजिए, हमने आसपास कहीं कुछ नहीं छोड़ा है। पर हर बार 6-8 महीने बाद कर्नल को तकलीफ शुरू हो जाती और फिर दवाइयों का सिलसिला चालू हो जाता। जब कभी ठीक होते तो हमारी बातचीत होती। वे खामोश रहना ही अधिक पसंद करते थे। छोटी छोटी बातों पर गहराई से सोचते थे। देखकर ही सब कुछ समझने का प्रयास करते। उनकी पत्नी की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी। एकमात्र पुत्र सुनील था, उसकी पत्नी सुनीला व पौत्र नन्हा। कर्नल ने अपनी वृद्धावस्था के लिए व पुत्र के लिए काफ़ी सुविधाएं जुटा ली थी। शान से जिए थे और शान से जीना चाहते थे, पर तभी कैंसर ने उन्हें आ घेरा। हर सुबह सुनील चाय लेकर आता, साथ में नन्हा भी होता जो दादाजी के लिए अखबार लेकर आता। दोपहर में शांत और सौंदर्य से परिपूर्ण पुत्रवधू सुनीला आती। रात तक फिर सुनील रहता।
बेटा बहू उनको प्रसन्न रखने का भरसक प्रयास करते। एक शाम सुनील सपरिवार आया। कर्नल साहब ने तीनों को देखा और अचानक उनकी नज़र सुनीला के गले पर जाकर रुक गई। वहाँ मंगलसूत्र नहीं था। उस रात कर्नल साहब के आंसू थमे नहीं, चुपचाप सिसकियां भरते रहे। मैं उनका चेहरा देख रहा था जिस पर अपराध बोध था। कभी कहते मेरी बीमारी ने सुनील को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। 3 साल 3 बड़े ऑपरेशन, मकान, गाड़ी, जेवर, सभी कुछ इस बीमारी के हवन कुंड में स्वाहा हो गया। कभी कभी ठंडी सांस के साथ बड़बड़ाते, जिसे समझने का मैं भरसक प्रयत्न करता। अपने से अधिक मैं कर्नल साहब का ध्यान रखता। वह 1 जुलाई थी। सुनील और नन्हा आए। नन्हे की यूनिफॉर्म वह नहीं थी जो छुट्टियों से पहले थी। कर्नल साहब नन्हे को देखते रहे। सुनील ने सफाई देते हुए कहा, पापा, इसे घर के पास वाले सरकारी स्कूल में डाल दिया है। सुबह मैं छोड़ दूंगा, दोपहर को सुनीला ले आया करेगी। उस दिन कर्नल साहब एकदम चुप हो गए। खून चढ़ाने की तैयारी होने लगी तो उनकी आंखों से झरझर आंसुओं का सोता फूट पड़ा। पहली बार वे जोर से बोले थे, डॉक्टर, मुझे खून मत चढ़ाओ। यह खून नहीं, नन्हे के स्कूल की फीस है, सुनीला का मंगलसूत्र है, मेरे बेटे की खुशियां हैं। मुझे खून नहीं, मौत चाहिए। उन्हें एक इंजेक्शन दिया गया। नर्स प्यार से उनकी हथेली अपनी हथेली से मसलने लगी। धीरे धीरे वह नींद की गोद में समा गए, पर उनका चेहरा देखकर मुझे लगता रहा मानो वह अब भी मौत को पुकार रहे हैं। एक दिन अचानक मुझसे पूछ बैठे, अच्छा वर्मा जी, आप बताइए, हमारे देश की जनसंख्या इतनी कैसे बढ़ रही है? मैं चुप रहा। देखिए, आप विश्वविद्यालय में पढ़ाते रहे, आपने कभी अपने विद्यार्थियों से इस विषय पर बात की होगी। मुझे स्वयं पर शर्मिंदगी महसूस हुई। कैसे कहता कि हम तो ईमानदारी से पाठ्यक्रम भी पूरा नहीं करते थे। फिर यह अजीबोगरीब प्रश्न मनोविज्ञान का तो नहीं था। कहने लगे, एक्चुअली प्रोफेसर, जनसंख्या बढ़ने का सबसे बड़ा कारण हम हैं। हम बूढ़े, वी ओल्ड मैन। मेडिकल साइंस ने औसत आयु बढ़ा दी है, अतः हम अस्पताल के बिस्तरों पर बरसों पड़े रहते हैं, शायद जीते हुए, शायद पल पल मरते हुए। और बताइए, हम जीकर कौन सा किला फतेह कर लेंगे? मैं उन्हें देखता रहा। उनके सोचने का दृष्टिकोण हमसे एकदम अलग था। वह अपनी ही रौ में कहे जा रहे थे, यह उम्र, इतने ऑपरेशन, ठीक होकर भी क्या हम देश, समाज व परिवार के लिए उपयोगी हो सकेंगे? हम बोझ हैं इस देश पर, समाज पर, अपने बच्चों पर। यह तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे सुनील जैसा बेटा है। ज़मीन जायदाद थी, पर उनका क्या होता होगा जिनके पास कुछ नहीं। हम अपना सब कुछ लुटा देने वाले बच्चों को ठीक होकर भी क्या दे सकेंगे? जर्जर शरीर, कर्ज में डूबा उनका जीवन। ऐसा एक मैं ही नहीं हूँ, लाखों बूढ़े हैं जो जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहे हैं। जनसंख्या बढ़ोतरी में हमारा भी योगदान है। मैंने उन्हें टोकते हुए कहा, कर्नल साहब, मैं आपके विचारों से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। हमारे अनुभव नई पीढ़ी को ज्ञान व दिशा देते हैं। हम चाहें तो समाज के लिए काम करके उपयोगी व सार्थक जीवन बिता सकते हैं। बेशक, बेशक, आपकी दूसरी बात से मैं सहमत हूँ। अगर हम स्वस्थ हैं तो हमें समाज हित के कार्य करने चाहिए। अपने से बाहर आकर मानव मात्र के लिए जीना चाहिए। परंतु आपकी पहली बात, अरे प्रोफेसर, हम इतिहास हैं, इतिहास।
नई पीढ़ी को हमारे ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए हम वैचारिक तौर पर बहुत पीछे हैं। हाँ, उन्हें हम प्यार दे सकते हैं, बशर्ते वो हमारे नज़दीक हों। बाकी तो स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो हम सब मौत से भागते हैं, भागना चाहते हैं। धीरे धीरे कर्नल की तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी। अक्सर उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ रहने लगी। कभी ऑक्सीजन लगाई जाती, कभी नाक में नली, कभी खून तो कभी ग्लूकोज। सुइयों से छिदता रहता उनका शरीर। मैं उन्हें देखता और सोचता उनके बारे में, उनकी बातों के बारे में। महीने भर पहले की बात है, रविवार था। सुनील उनके पास बैठा अखबार पढ़ रहा था। वह मुखपृष्ठ पढ़ रहा था, तभी मेरी दृष्टि कर्नल पर पड़ी। उनके चेहरे पर एक चमक थी, एक अजीब चमक। अखबार के अंतिम पृष्ठ पर उनकी आंखें गड़ी हुई थीं। उस दिन पहली बार मैंने प्रसन्न देखा। सुनील जाने लगा तो उन्होंने कहा था, सुनीला और नन्हे को भी लाना शाम को, तुम लोगों को एक साथ देखने का मन हो रहा है। सुनील की आंखों में एक पल को प्रश्न उभरा था, दूसरे ही क्षण जी पापा कहकर चला गया। उसके जाने पर मैंने अखबार उठाकर अंतिम पृष्ठ देखा। ब्लॉक में न्यूज़ थी, मर्सी किलिंग इज वैलिड। पढ़कर मैं कांप गया। कर्नल की ओर देखा तो वे छत की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। रात को कर्नल को सांस की तकलीफ हुई। 12 बजे के करीब ऑक्सीजन मास्क लगाया गया। मेल नर्स बार बार आकर उन्हें देख रहा था। मुझे इंजेक्शन दिया गया और मैं सो गया, एक उनींदी सी नींद। तड़के 4 बजे अचानक मेल नर्स की आवाज से मैं चौंक उठा। यह ऑक्सीजन मास्क किसने निकाला? मेरी आंखों के आगे अखबार के अंतिम पृष्ठ की न्यूज़ थी। वर्मा चुप हो गया। कोई किसी से नहीं बोला। सबकी चुप्पी के अपने अपने अर्थ थे। यह थी सुषमा चौहान किरण द्वारा लिखित एक मार्मिक कहानी, अपनी अपनी सोच। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। सुषमा चौहान किरण एक प्रतिष्ठित लेखिका हैं। इनकी कई कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं और कई किताबों का उन्होंने अतिथि संपादन भी किया है। कक्षा 11 की समाजशास्त्र की पुस्तक समाज का बोध NCERT का उन्होंने अनुवाद भी किया है और सामाजिक व साहित्यिक विषयों पर उनके लेख विविध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। आकाशवाणी व दूरदर्शन में 1984 से आज तक कहानी, कविता, नाटक व वार्ता प्रसारित हुई हैं। बहुत से उच्च कोटि के सम्मान भी उन्हें प्राप्त हो चुके हैं। पूर्व राष्ट्रपति माननीय अब्दुल कलाम द्वारा अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार वो प्राप्त कर चुकी हैं। हिंदी सेवा सहस्त्राब्दी सम्मान सहित शताब्दी की कवयित्रियां वीर दुर्गादास राठौड़ सम्मान। इसके साथ ही साहित्य, कला और शिक्षा को समर्पित संस्था सृजना की वो संस्थापिका भी हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन से सेवानिवृत्ति के पश्चात स्वतंत्र लेखन में कार्यरत हैं। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।